हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी ज्योति मैम फिर से हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि एक्चुअली पहले ही टॉपिक का सेकंड पार्ट है, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले डिस्कवर किया था एलेक जेफरी ने। किसने डिस्कवर किया था? एलेक जेफरी ने। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मुझे आपको समझाना है कि कैसे किया जाता है, बट इसको समझने के लिए ना उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में यूज़ किया गया है प्रोब वर्ड, PROBE, प्रोब वर्ड यूज़ किया गया है। एक किया गया है टर्म यूज़ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTR। ठीक है, और तीसरा जो आपका है वर्ड यूज़ जो मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस क्या है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि जैसे तुम साइंटिस्ट हो, जस्ट इमेजिन तुम साइंटिस्ट हो, तुम्हें पता करना है कि डीएनए उसके साथ मैच किया कि नहीं किया डीएनए। तो तुम सैंपल तो कलेक्ट कर रहे हो, सैंपल में तुमने डीएनए निकाल लिया। ठीक है, डीएनए निकाल के देख लिया कि डीएनए का साइज़ क्या है, किस तरीके से ये सेपरेट आउट हुआ है, बट उसको कैसे तुम बताओगे कि ये जो आपका सैंपल है वो किससे मैच कर रहा है? जिससे मैच कर रहा है, जिसको आपने मैच करवाने के लिए जो चीज़ें आपने कलेक्ट करके रखी हुई है डीएनए का, वो जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं। जो सैंपल आपने कलेक्ट किया उसको आपको उसके साथ क्या करवाना है? हाइब्रिडाइज करवाना है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि डीएनए की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कम्प्लीमेंट्री की। क्या? कम्प्लीमेंट्री चेन है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर AGCT है तो ऑब्वियस बात है वो TCG एक से वो क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बेस पेयरिंग बनाएगा। तो हमने क्या किया, डीएनए को जो रन करवाया है ना, तो हमने उसके बेस पेयरिंग के लिए कुछ ऐसे सीक्वेंसेस बना के रखे हुए हैं, सैंपल कलेक्ट करके बना के रखे हुए हैं, जो कि उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री शो करे। वो जो आपका प्रोब का जो सीक्वेंस है वो AT रिच हो सकता है, GC रिच हो सकता है, या सब दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। तो आपने सिंथेटिकली उसको या तो फॉर्मुलेट करके रखा हुआ है, या आपने पहले से ही किसी सैंपल से कलेक्ट करके डिफरेंट प्रोब्स बनाया हुआ है। ठीक है, इस प्रोब को क्या करना है? आपको रेडियो लेबल्ड करना है। रेडियो लेबल्ड इसलिए करना है कि जब आप उसको सैंपल डीएनए के साथ बेस पेयरिंग करवाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड करवाएंगे, तो कम से कम कुछ इल्यूमिनेशन होना चाहिए, जिसको आप देखेंगे कि इसमें ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे जो इल्यूमिनेटिंग लाइट है, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये वाला प्रोब जो है ये इसके साथ ज़्यादा पेयरिंग कर रहा है, मतलब इस सैंपल का जो पर्सन है वो इस तरह के डीएनए सीक्वेंस को कंटेन किया हुआ है, ये जो है यही इसका मतलब वही पर्टिकुलर पर्सन है। ठीक है, आप कैसे जज करोगे, ये बात इंपॉर्टेंट। तो प्रोब है। अब ये जो प्रोब बनाया जाता है वो एक बेसिस है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, जिसको बोलते हैं VNTR। टेंडम रिपीट्स मैंने बताया था, जब आप डीएनए को डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें एक मेजर पीक आता है जो डीएनए का है, बाकी जो रिपीटेटिव सीक्वेंस के डिफरेंट पीक्स आते हैं। ठीक है, डिफरेंट पीक्स आते हैं। जिस चीज़ का सीक्वेंस है, रिपीटिंग सीक्वेंस एक ही नहीं, कई तरह के रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, तो जिसका जो है डेंसिटी उसके हिसाब से डिफरेंट पीक्स आते हैं, जिसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। तो VNTR भी क्या है? एक सैटेलाइट डीएनए है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स भी क्या है? एक सैटेलाइट डीएनए है, और ये एक्चुअली मिनी सैटेलाइट होता है। मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट ज़्यादा छोटा सीक्वेंस का रिपीटेशन है, मिनी सैटेलाइट थोड़ा बड़ा, मतलब 0.1 KB मतलब किलो बेस पेयर से ये 20 किलो KB, 20 किलो बेस पेयर तक ये रेंज रखता है। ठीक है, VNTR वो 0.5 KB का भी हो सकता है, वो 19 KB का भी हो सकता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस 16 KB का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, ये वैरी करता है। 0.1 से 20 KB का जो सीक्वेंस है ये इसका एक रेंज है। तो इस तरह इतने रिपीटेटिव सीक्वेंस को बोलते हैं मिनी सैटेलाइट, और VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स में क्या होता है? मिनी सैटेलाइट्स होता है। ठीक है, ये VNTR जो है हाई रेट ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। एक्चुअली आपको पता है कि सारे क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं जब तक हैप्लॉइड सेल नहीं है।
पेयर्ड क्रोमोसोम अगर हैं तो एक क्रोमोसोम मैटरनल होता है, मतलब जो मदर से आया है, एक क्रोमोसोम पैटर्नल होता है जो फादर से आया है। तो ये VNTR जो है पेयर्ड क्रोमोसोम पे भी ज़रूरी नहीं कि रिपीटेटिव सीक्वेंस एकदम सेम है, डिफरेंट हो सकते हैं। पैटर्नल में 4 हो सकते हैं, मैटरनल में 8 हो सकते हैं, या पैटर्नल में 10 हो सकते हैं, मैटरनल में 7 हो सकते हैं। तो ये क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम भी वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन तो बहुत दूर की बात है। सेम ही पर्सन के 2 क्रोमोसोम में वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और वेरिएबल नंबर VNTR से हम प्रोब बनाते हैं, टेंडम रिपीट्स मतलब जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है ना, उसके बहुत सारे प्रोब हमने बना के रख लिए, और हमारे पास जो सैंपल आया तो हम एक एक करके एक एक प्रोब से उसको हाइब्रिडाइज करवा के हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, और जो इल्यूमिनेट लाइट दिखेगा कि ये ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब यही पर्सन जो है वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं। तो प्रोब समझ में आया, VNTR समझ में आया। अब जो एक लास्ट टॉपिक मुझे आपको इस वीडियो में समझानी है, दैट इज़ साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ये थोड़ा समझना इतना टफ नहीं है, बट सोचने की बात है कि DNA को आपको क्या करवाना है। DNA जो है आपको एक ऐसे पेपर पे, एक ऐसे मेम्ब्रेन पे उसको चिपकाना है जहां आप बाकी आगे का काम हाइब्रिडाइज करवाने का काम प्रोब के साथ कर सको। तो कैसे, किस स्टेज में जाके हम DNA को मेम्ब्रेन में, आखिर DNA है कहाँ जिसको तुम देखोगे, वो लिखी ग्राफी होता है ना, ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ टाइप से होना चाहिए ना, जहाँ आपको समझ में आए कि हाँ ये पैटर्न मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लिखोगे कैसे, ऑटो रेडियोग्राफी में जैसे लिखता है, तो ये कैसे किया जाएगा, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। साउदर्न ब्लॉटिंग का सबसे पहला स्टेप है कि आप DNA को आइसोलेट कर दो। DNA को आइसोलेट कैसे करेंगे, तो DNA आइसोलेशन एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। DNA आइसोलेट करने का मतलब होता है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, उसके किसी ऑर्गन से, टिश्यू से, सेल से, आप किसी भी तरीके से उसका DNA क्या कर लो, आइसोलेट कर लो, बाहर निकालो। ठीक है, DNA को निकाला। अब DNA में आपको एक एंजाइम डालना है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या डालना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है ना, उसके रेस्ट्रिक्शन साइट्स पे कट करके DNA के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को जनरेट कर देता है। मतलब एक बड़ा DNA है और आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला, जस्ट इमेजिन कि जैसे ये है, एक सेकेंड, ये एक बड़ा DNA है, हाँ, और जगह जगह मैंने सीजर से इसको काट के डिफरेंट सेगमेंट निकाल दिया, अलग अलग साइज़ का सीक्वेंस निकाल दिया। वैसे ही हम लोग DNA के साथ करते हैं कि हम लोग कैंची तो नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देते हैं। एक्चुअली इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर ही बोला जाता है। जब उसको आप दोगे आपके आइसोलेटेड DNA में, तो डिफरेंट साइज़ का वो DNA कट कर कर ही बहुत सारे साइज़ बना देता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंट कट्स जो हैं उसके मास भी अलग अलग होंगे या साइज़ भी अलग अलग होंगे, उसको आपको सेपरेट कर लेना है। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया तो उसमें हमने जैसे मान लो ये मेरे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, और हमने यहाँ पे DNA मेरे पास 2-3 पर्सन का है, यहाँ पे मैंने लोड किया DNA, एक वेल बनाया, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैं डिटेल में नहीं अभी बता रही हूँ। यहाँ पे एक वेल बनाया, यहाँ पे एक वेल बनाया, यहाँ पे 3 सैंपल हैं, हमने DNA इसमें एक पर्सन का लोड किया, इसमें दूसरे पर्सन का लोड किया, इसमें तीसरे पर्सन का लोड किया, और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में DNA का सेपरेट करना, DNA सेपरेट हो जाता है साइज वाइज। कैसे सेपरेट हो जाता है, साइज या मास के अकॉर्डिंग वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो हमने DNA इधर लोड किया है तीनों का, तो और जब इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे तो DNA जो है जेल में मूव करना स्टार्ट होगा आगे की तरफ, और जो मूव करता है वो साइज़ बेसिस पे करता है। तो साइज़ बेसिस पे जो सबसे हल्का होगा वो बहुत दूर तक जाएगा, वो आगे तक जाएगा, जो उससे भारी होगा वो उसके पीछे रह जाएगा, जो उससे भी भारी होगा वो इसके पीछे, और जो सबसे हैवी होगा वो वेल के पास ही रह जाएगा जहाँ पे आपने DNA लोड किया था। जो सबसे हैवी होगा, जो सबसे ज़्यादा मासिव होगा, वो जो होगा ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा DNA का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ किसके निकट रह जाएगा, वेल के निकट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे मान लो 10 फ्रैगमेंट अगर थे तो 10 साइज़ पे ये 10 एरिया बना लेगा। 5 अगर साइज़ का DNA है तो 5 बैंड आपको दिखेंगे जेल पे, 1 2 3 4 5, जिसमें सबसे लाइट वेट यहाँ रहेगा और सबसे हैवी वेट वाला यहाँ रहेगा। ठीक है, तो लाइट वेटेड वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, ट्रैवल करता है।
ठीक है। तो ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब आपने जेल में डीएनए को सेपरेट करवा दिया है। अब आपको इसको क्या करना है, इसको आपको करना है कि नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन पे इसको हमें क्या करना है, डीएनए को उसके साथ उस डीएनए के बैंड को इस पे ट्रांसफ़र कर देना है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लॉटिंग। क्या बोला जाता है, ब्लॉटिंग बोला जाता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ब्लॉटिंग। तो जैसे ही आपने ब्लॉटिंग किया, अब आपका ये पेपर तैयार है। अब आप इस पे प्रोब अप्लाई कर सकते हो। तीन ह्यूमन का अगर सैंपल है तो आपने ए पे प्रोब दिया, बी पे प्रोब दिया, सी पे प्रोब दिया। तो जहाँ कम्प्लीमेंट्री ज़्यादा शो होगी आप उसको ऑटो रेडियोग्राफी में देखेंगे, जहाँ क्योंकि प्रोब आपका रेडियो लेबल्ड है। जैसे ही कम्प्लीमेंट्री बेस बनेगा ऑटो रेडियोग्राफी में आप देखेंगे वो इल्यूमिनेट करेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी सिमिलैरिटी किससे थी। ए से होगी तो ए सस्पेक्ट है, बी से होगी तो बी सस्पेक्ट है, सी से होगी तो सी सस्पेक्ट है। तो यही बेसिस है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम के थ्रू समझाया गया है, जिसको मैं अभी समझाऊंगी। मैं एनसीईआरटी डायग्राम से ही आपको समझाऊंगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका क्वेरीज है, वो यहाँ से सॉल्व हो जाए, शॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके क्लास, बाय।